नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के अंक में। आज मिला जुला चीज़ रहेगा। सभी विषयों से तो ले ही जाएंगे क्वेश्चंस को, सभी टॉपिक से कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको करवाएं। 50 प्रश्न है जिसमें से करंट अफेयर्स भी लास्ट में होंगे। ठीक है, तो बस एक रिक्वेस्ट, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें दोस्त। शेयर बहुत कम कर रहे हैं आप लोग, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है आज का, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, ये तो सभी जानते हैं। ठीक है, बहुमत दल का जो नेता होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा भिन्न है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, उपराज्यपाल या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो चार ऑप्शंस में से आपका जो सही जवाब होगा ये भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, और भारत के राष्ट्रपति वहां के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखेंगे। नंबर दूसरा कहता है, निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश समवर्ती सूची पर कानून बना सकता है? समवर्ती सूची कहने का मतलब है जिसमें संघ भी और राज्य का भी सहभागिता हो। संघ और राज्य की भी सहभागिता हो तो उसको हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं। तो चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी और लक्षद्वीप, ये चार केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पे पुदुचेरी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो समवर्ती सूची पर बना सकता है। ठीक है, तीसरा देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत का ग्रीन बीच कहा जाता है? ग्रीन बीच, मीन टाइम जिसे आप लोग कहते हैं। ठीक है, ग्रीन बीच, मीन टाइम आप लोग कहते हैं। जीएमटी भी इसे कहा जाता है। कहीं कहीं आपको जीएमटी मिलेंगे, यानी कि ग्रीन विच मीन टाइम इसे बोला जाता है। भारत जो है, पहले यहाँ पे देख लेंगे, अवंती, उज्जैन, कुरुक्षेत्र, रोहतक। भारत जो है, भारत की अवस्थिति सबसे पहले आप जाने तो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ईस्ट। ठीक है, पूर्वी देशांतर में स्थित है। यहाँ तो आप जान रहे हैं 82.5 डिग्री, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जाता है कि भारत कितना आगे है समय तो 82.5 डिग्री तो आगे है ही। ठीक है, अगर इसे समय में कन्वर्ट हम करेंगे तो हम जानते हैं कि दो देशांतर के मध्य कितना दूरी होता है? तो 4 मिनट का दूरी होता है। 4 मिनट का दूरी होता है। अब इसको अगर हम 4 से गुना कर दें 82.5 को, तो यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं। तो 330 मिनट आता है। ठीक है, 330 मिनट को अगर हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.5 आएगा। 5.5 घंटा, 5.5 घंटा, यही इतना आगे है ग्रीनविच टाइम से। ये जो भारत का जो मेन समय है ये 5.5 घंटा आगे है। कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं? पता हो गया, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम इसे बोला जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है भारत। 82.5 डिग्री को हम जानते हैं कि दो देशांतरों के मध्य कितना समय है? तो 4 मिनट का समय दिया जाता है। समय यहाँ पे निर्धारित है। तो 4 मिनट को अगर हम लोग 82.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 330 मिनट। उसको हम लोग क्या करेंगे? घंटा में तब्दील करने के लिए 60 से भाग देंगे, तो यहाँ पे हम लोग को 5.5 घंटा समय मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ भारत का ग्रीन बीच कह रहा है तो उज्जैन है, जो कि ठीक है भारत का ग्रीन बीच इसे कहा जाता है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन कहता है चौथा, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अब यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे तो इसका सही जवाब छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार, मालवा का पठार। ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास। 4 ऑप्शन में से एक के इसका सही जवाब हो जाएगा, मालवा का पठार। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो आप जाने कि जब आप सूक्ष्म अवलोकन करेंगे पूरे मैप का, भारत के मैप का, तो आपको सिर्फ पठार ही नजर आएंगे। जगह जगह पे सिर्फ पठारी, पर्वत श्रृंखला, ये सारी चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है, जैसे कि मान के चलें जो उत्तर भारत है, तो उत्तर भारत तो देख रहे हैं कि हिमालय श्रेणी है, हिमालय श्रेणी का ही ये भाग आता है। फिर इधर आप देखेंगे म्यांमार जो देश है, तो ये वाला भी इधर भी आता है। ठीक है, ये हिमालय का ही एक भाग है। फिर यहाँ भी आप देखेंगे खारो, जयंती है ना, जयंती, खासी, जो गारो, यहाँ पे पहाड़ियां हैं। फिर आप इधर देखेंगे तो अरावली का पर्वत जो है ये भी,
और फिर इधर आप देखेंगे तो ये जो आप निचला हिस्सा आप देखते हैं किनारे किनारे प्रायद्वीपीय भारत का, तो बीच में भी विंध्य हिमाचल है, विंध्य हिमाचल नहीं, विंध्य जो पर्वत है ये है। उसके बाद फिर यहाँ मालवा का पठार है। तो ये सारी चीजें आप जब देखेंगे तो सारा का सारा आपको सिर्फ पठार ही पठार दिखेगा। फिर आप इधर उत्तर भारत में जाएंगे, जम्मू कश्मीर में तो ढेर सारे पठारी इलाका है, उत्तराखंड में पठारी इलाका आपको मिलेगा, छोटा नागपुर का पठार यहाँ पे मिलेगा, बिहार का दक्षिणी हिस्सा कह सकते हैं, और झारखंड का उत्तरी हिस्सा इसको बोला जाता है छोटा नागपुर का पठार। इसे खनिज का रूर भी बोला जाता है, खनिज, ठीक है, खनिज का रूर भी बोला जाता है। और भी चीजें हैं जो कि आपको पढ़ने पड़ते हैं, पठार पर्वत आप जब पढ़ेंगे तो सारी चीजों को आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन से आगे देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है, 5वां, निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक शब्द तीन तरफ से पानी से घिरे भूमि को शरीर से संबंधित है? खाड़ी है, जलडमरू मध्य, द्वीप है या फिर प्रायद्वीपीय है? तो द्वीप में तो चारों तरफ पानी होना चाहिए, चारों तरफ ये पानी होना चाहिए द्वीप में, ठीक है, द्वीप में क्या होना चाहिए? चारों तरफ पानी होना चाहिए। अब देखिए भारत का जो ये हिस्सा है, भारत का ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत है, जिससे भारत दो हिस्सा में अलग हो जाता है, दो हिस्सों में बट जाता है। ये विंध्य भारत है, विंध्य पर्वत है। अब इसका जो ये क्षेत्र होता है ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। ये क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। इस चीज को समझने की जरूरत है। जहां आप लोग देखेंगे तो ये तीन हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। तीन हिस्सा क्या है? पानी से घिरा हुआ है। आप इधर देख लें, इधर देख लें, इधर देख लें, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, तीनों तरफ से क्या है? घेरे हुए है इस क्षेत्र को। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय कहते हैं। जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय। तो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र ये कहलाता है, ठीक है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र दक्षिण का हिस्सा जो होता है, विंध्य के बाद का हिस्सा, ये क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय भारत। तो समझना है इस चीज को। आगे देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो भारत, दक्षिण अफ्रीका, अरब, ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब अरब हो जाएगा। अरब प्रायद्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तीन ओर से पानी से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। 7वां देखेंगे, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में मंत्री परिषद का चुनाव होता है? मंत्री परिषद का चुनाव, तो चंडीगढ़ हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, और दिल्ली। तो दिल्ली इसका सही जवाब हो जाएगा। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे मंत्री परिषद का गठन होता है, मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। 8वां, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अभी हमने कहा था कि ये प्रायद्वीपीय भाग है, ठीक है, भारत का ये प्रायद्वीपीय भाग है। अन्यमुडी, दोदा बेटा, इलायची, कार्डमम। तो सबसे ऊंची चोटी पूछा जा रहा है। तो सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये अन्नामुडी है, ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ी पर है अन्नामुडी, जो कि दक्षिणी क्षेत्र में, या कह सकते हैं कि दक्षिण की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी दक्षिण की भी कह सकते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की भी कह सकते हैं, अन्नामुडी है। तो दोनों चीजों को अगर जिस तरह से भी पूछा जाए आपको ये बताना है, ठीक है। कभी ये भी पूछ दिया जाए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्नामुडी ही होगी, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अन्नामुडी ही होगी, ठीक है, इसे समझ लेना है। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है 9वां नंबर, कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहते हैं? घास का जो मैदान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कश्मीर की बात हो रही है, भारत की बात हो रही है। बाकी तो आप लोग जानते होंगे, कहीं पंपास है, कहीं बेल्ट है, ठीक है, ये तो आप लोग जानते होंगे। लेकिन यहाँ पे भारत की बात की जा रही है। कश्मीर घाटी में जो घास होता है, घास का मैदान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्यार है, बुग्याल है, दून है, मर्ग है। तो आप लोग जानते होंगे गुलमर्ग, है ना, ये कहाँ है? कश्मीर में है। तो मर्ग के नाम से जाना जाता है। ढेर सारे ऐसे शहर हैं जहां मर्ग के रूप में जाना जाता है। और मर्ग मतलब क्या हुआ? घास के मैदान हुआ। जैसे प्यार हो गया, बुग्याल हो गया, दून हो गया, ये सब उत्तराखंड में कहा जाता है। उत्तराखंड का जो घास का मैदान होता है, छोटे छोटे घास के मैदान, उसको बोला जाता है प्यार बोला जाता है, बुग्याल बोला जाता है, दून बोला जाता है, जैसे देहरादून हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें घास के मैदान को बोला जाता है। प्यार, बुग्याल, दून अगर पूछा जाए तो ये उत्तराखंड का है, मर्ग पूछा जाए तो ये कश्मीर घाट है, ठीक है। आगे क्वेश्चंस देखेंगे क्या कहता है। 10वां कहता है, आदि मानव का अध्ययन निम्न में किस काल के अंतर्गत किया जाता है? आद्य, ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आदि मानव का अध्ययन प्रागैतिहासिक काल में किया जाता है, ठीक है, इसे देख लेना है।
क्वेश्चंस आगे 11 की संगीति के पश्चात बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया। तो इसे आप लोग पढ़े होंगे, हमने बताया है इस चीज को कि संगीति के पश्चात, तो सब संगीति के बारे में हमने बताया है। पहली बौद्ध संगीति कब हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति। तो इसमें ऑप्शंस जो है ये बताना है कि दो भागों में जो बौद्ध धर्म बटा था, हीनयान और महायान, ठीक है, तो कौन कौन सा है ये बताना है। तो ये पहली बौद्ध संगीति जैसे कि 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अब एक ही चीज को बार बार बताना ठीक नहीं लगता है, ठीक है, ये हम बता चुके हैं। आप एक दो वीडियो पीछे जाएंगे तो हमने बताया इस चीज को। तीसरी बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति, तो सारी चीजों को हमने बताया है, ठीक है। किस संगीति के पश्चात बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया है, तो ये चौथी बौद्ध संगीति हो जाएगा। चौथी बौद्ध संगीति जो हुआ था ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कुंडलवन जो कि कहाँ है, कश्मीर में है, यहाँ हुआ था, ठीक है। और यह कहीं कहीं आपको ईसा की प्रथम शताब्दी लिखा रहेगा, ईसा की प्रथम शताब्दी लिखा रहेगा, या फिर 78 ईस्वी भी लिखा रहेगा, जो कि कनिष्क का शासनकाल है। कनिष्क राजा जो है उसके शासनकाल है, उसके शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में जो हुआ था। तो ये चौथी बौद्ध संगति थी जिसमें बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में विभक्त हो गया था। आगे देखेंगे 12 इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के अंतर्गत बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया था। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण कब हुआ था, कहाँ हुआ था, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण। और यह किस उपलक्ष्य में किया गया था, तो गुजरात विजय जब अकबर ने किया था, गुजरात विजय, गुजरात को जब इसने जीता था तो सबसे पहले बुलंद दरवाजे का निर्माण इसने किया था फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। तो शाहजहां, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब में से अकबर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का यह नमूना है, गुजरात विजय के दौरान बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। और सबसे पहले गुजरात में ही इसने समुद्र देखा था। 13 नंबर देखेंगे, वर्ष 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में कौन एक क्रांति का परिणाम नहीं था। एक एक करके हम लोग देखेंगे। यहाँ पे राज्य विस्तार की नीति का त्याग नहीं, भेदभाव की समाप्ति की घोषणा, सेना का पुनर्गठन, भारतीयों का विधान परिषद में प्रतिनिधित्व, ये सारा चीज तो हुआ था, लेकिन ये राज्य विस्तार की जो नीति का त्याग था ये नहीं हो पाया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत था, परिणाम इसका नहीं था ये। 14 देखिए, सामान्यतः सूचकांक को किस अन्य नाम से जाना जाता है। सूचकांक यहाँ पे पूछा जा रहा है, किस अन्य नाम से जाना जाता है ये बताना है। आर्थिक समृद्धि का स्रोत नहीं होगा, आर्थिक वायु मापक यंत्र ये हो जाएगा, आर्थिक दिशा मापक यंत्र ये भी नहीं होगा, उपरोक्त सभी ये भी नहीं होगा। तो आर्थिक वायु मापक यंत्र इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 14 हो गया। उसके बाद 15 नंबर सवाल देखेंगे क्या कहता है। 15 कहता है, भूपर्पट्टी का आधा भाग निम्न में किस खनिज से बना है। क्वार्टज है, फेल्ड्स्पार है, माइका है, ऑलिविन है। तो भूपर्पट्टी का आधा भाग जो है वो 60%, आधा से भी ज्यादा कह सकते हैं, 60% भाग बना हुआ है कौन चीज से, फेल्ड्स्पार से, ठीक है। 60% भाग ये भूपर्पट्टी का भाग बना हुआ है फेल्ड्स्पार से। छठा कहता है 16 नंबर, संसाधन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। 2, 3, 4, 5 संसाधन। देखिए ये बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे अगर हम माने तो 2 हो जाएगा, जैसे नवीकरणीय, अनवीकरणीय, प्राकृतिक, मानव निर्मित। 2 तरह के इसको माना जाता है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा हो जाएगा मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। तो ये भी होता है, ये भी होता है, या कहीं कहीं आपको मिल जाएगा नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ठीक है। तो ये भी होगा, ये भी होगा। तो 2 तरह के होते हैं सामान्यतः, मुख्यतः। चलिए आगे देखेंगे, भारत का कौन सा क्षेत्र भूकंप के अति जोखिम वाले क्षेत्र में शामिल नहीं है, ये पूछ रहा है। तो हिमालय का जो क्षेत्र होगा वो तो अति क्षेत्र में होगा, अति क्षति जोखिम वाले क्षेत्र में होगा। जैसे कि कश्मीर का घाटी हो गया, उत्तराखंड हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो जाएगा, लेकिन गुजरात का कच्छ क्षेत्र नहीं होगा इसका सही जवाब, ठीक है। 18 नंबर सवाल देखेंगे। 18 क्या कहता है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। सफेद सीमेंट, सफेद लेड, जिंक ऑक्साइड या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बहुत आसान है, इजी है क्वेश्चंस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। 19वां देखेंगे, जैव निम्नलिखित अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है।
उपयोगी पदार्थ में जीवाणु, न्यूक्लियर प्रोटीन, रेडियो सक्रिय पदार्थ, विषाणु। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, जीवाणु इसका सही जवाब होगा। ठीक है, निम्नलिखित अपशिष्ट को ये उपयोगी पदार्थ में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, चलिए 20वां नंबर सवाल देखेंगे। 20वां क्या कहता है, वाई आई एम ए हिंदू। पुस्तक के लेखक कौन है, वाई आई एम ए हिंदू, अमीश त्रिपाठी, दुर्जोय दत्ता, चेतन भगत या फिर शशि थरूर। तो इसका सही जवाब शशि थरूर है। वाई आई एम ए हिंदू के लेखक है शशि थरूर। चलिए 21 देखेंगे, कला की गंधार शैली की उत्पत्ति हुई थी। गंधार शैली तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में, अशोक के राज्यकाल में, पुष्यमित्र शुंग के राज्यकाल में, कनिष्क के राज्यकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य तो होगा नहीं, अशोक नहीं होगा, पुष्यमित्र नहीं होगा, कनिष्क हो जाएगा। ठीक है, कनिष्क का क्षेत्र रहा है गंधार शैली का विकास, कला की उधर ही हुआ है। ठीक है, 22 देखेंगे, अफ्रीका का जो किलिमंजारो पर्वत है उसका सर्वोच्च पर्वत शिखर किस देश में स्थित है। जाम्बिया में है, घाना में है, केन्या में है या फिर तंजानिया में है। तो ये अफ्रीका का जो किलिमंजारो है, अफ्रीका में है ये किलिमंजारो पर्वत, और इसका जो सर्वोच्च शिखर है तंजानिया में स्थित है। तंजानिया भी अफ्रीका का ही देश है एक। 23 कहता है, नर एनोफिलीज मच्छर का भोजन क्या होता है। मादा एनोफिलीज जो होता है वो तो मनुष्य का रक्त चूसता है। ठीक है, लेकिन यहां पे नर दे दिया है, तो नर तो काटता नहीं है, वो तो मनुष्य को काटेगा नहीं, काटता नहीं है, तो वो तो खून उसका भोजन है नहीं, तो मानव रक्त तो होगा नहीं। फूलों का रस हो सकता है, क्यूलेक्स का रक्त ये भी नहीं होगा, जोंक का रक्त ये भी नहीं होगा, फूलों का रस इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नर एनोफिलीज मच्छर, ध्यान में रखना है इस चीज को। 24 कहता है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। एक्स किरण का, गामा किरण का, अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रावायलेट किरण। आसान है, आप लोग ये यूजेबल है, सब लोग इसको जानते हैं। अल्ट्रासाउंड इसे कहा जाता है, जो गर्भाशय में शिशु को विकास की जानकारी देता है, इसे हम लोग अल्ट्रासाउंड के नाम से जानते हैं। 25 नंबर सवाल देखेंगे। 25 कहता है, सोडियम पंप का कार्य कहां होता है। सोडियम पंप मांसपेशियों के संकुचन में ये नहीं होगा, हृदय की धड़कन में ये हो सकता है, तंत्रिका आवेग में नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने में सोडियम पंप का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन कहता है 26, साग सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व। शाग आम भाषा में साग इसे कहते हैं, जैसे कि पालक ले लें, पालक, तो पालक में क्या पाया जाता है ये पूछा जा रहा है। फास्फोरस, जिंक, जस्ता, लोहा, कैल्शियम, तो सभी जानते हैं इसमें लोहा अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन कहता है 27, कचरे की सर्वोत्तम निपटान प्रविधि क्या है। वर्गीकल्चर, इंसिनरेशन, भूमि के भरने में, जला देने में। चलिए इसमें निपटान विधि पूछ रहा है, तो ये इंसिनरेशन कहलाता है। समझ गए, ये तीनों नहीं होगा। चलिए, एड्स एक बीमारी है, गलसुआ, पोलियो, ये तीनों बीमारी है। समान तत्व क्या है। तो छोटे बच्चे तुरंत प्रभावित हो जाते हैं, नहीं होगा। इनके लिए अभी तक कोई प्रभावशाली टीका द्रव्य विकसित नहीं हो सका है। पोलियो को तो हो गया है, ये भी गलत हो जाएगा। ये सब विषाणु द्वारा फैलते हैं, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, और ये भी नहीं होगा। तो ये तीनों जो है, तीनों गलसुआ हो गया, पोलियो हो गया, एड्स हो गया, ये विषाणु से होने वाली बीमारी है। ठीक है, क्वेश्चन आगे 29, कौन सा प्रकीर्णव जिसे एंजाइम्स कहते हैं प्रोटीन को पेप्टीन में बदलता है। पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, इरोप्सिन हो गया, या इंट्रोकाइनेज हो जाएगा। तो एंजाइम्स यानी कि जो प्रोटीन होते हैं उसको पेप्टीन में कौन बदलता है, तो ये पेप्सिन होता है, जो कि एंजाइम्स यानी कि प्रोटीन को पेप्टीन में कन्वर्ट कर देता है। चलिए 30वां नंबर सवाल देखेंगे। जिस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणुओं द्वारा आक्रमण पर आंसू प्रभावित होने पर कमी आती है, उसका नाम क्या है। अब यहां पे हम लोग देखेंगे, एक्टोमायोसिन नहीं, क्लोरोमाइसेटिन नहीं, हाइब्रिडोमा नहीं, इंटरफेरॉन हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रोटीन के कारण, ये इंटरफेरॉन एक प्रोटीन है जिसके कारण कोशिका में विषाणुओं द्वारा आक्रमण अगर करता है तो आंसू प्रभावित होने में कमी आती है, यानी कि ये बचाता है, सेव करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31 नंबर है। यहां से करंट स्टार्ट होता है। करंट बहुत जरूरी है, समझ गए, करंट बहुत जरूरी है और इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। निम्न में से किस राज्य ने राइट टू साइट ध्यान से देखना है कि उद्देश्य से दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए नीति लागू की है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए
राइट टू साइट कार्यक्रम लाया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। क्वेश्चन 32 कहता है निम्न में से किस सीएपीएफ के रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह को 2 वर्ष के लिए डिप्टी एनएसए नियुक्त किया गया है? आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ या फिर बीएसएफ? तो इसका सही जवाब बीएसएफ हो जाएगा। बीएसएफ के ये रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल हैं, पंकज कुमार सिंह हैं। और सीएपीएफ को अगर आप जानना चाहें तो सीएपीएफ होता क्या है, इसके लिए आप जाने तो सी से सेंट्रल होता है, ठीक है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस, ठीक है, फोर्सेस। ये सीएपीएफ मतलब होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। एक है एनएसए, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इसे बोला जाता है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए नियुक्त किया गया है, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसे कहा जाता है एनएसए। तो पंकज कुमार सिंह को बनाया गया है 2 वर्ष के लिए। सीएफएफ के रिटायर्ड जनरल हैं। सीएफएफ मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। हर एक चीज को आपको समझ लेना ताकि प्रश्न को समझने में प्रॉब्लम ना हो। 33 नंबर यहां कहता है दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का क्या नाम है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में झंडी दिखाकर रवाना किया है? अब बताइए, एमवी गंगा दर्शन, गंगा परिक्रमा, एमवी गंगा विलास, एमवी गंगा जमुना। तो ये एमवी गंगा विलास हो जाएगा, ठीक है। ये 51 दिन का ट्रूप है। क्या है? 51 दिन का ये ट्रूप है और मोदी ने, नरेंद्र मोदी इसे रवाना किया है। आगे देखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वार्षिक सम्मेलन डैश में आयोजित किया जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लंदन में, ग्लासगो, दावोस, बर्लिन। तो दावोस इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। कहां है? स्विट्जरलैंड में है दावोस। यहां पे आयोजित किया गया है वार्षिक सम्मेलन। आगे देखेंगे, क्वेश्चंस कहता है हाल ही में किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टेम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की है? पहला चरण खत्म हो गया, दूसरा चरण गर्ल्स फॉर टेक स्टेम। इसको थोड़ा सा स्टेम को समझ लें, पहले यहीं पे हम बता देते हैं स्टेम क्या है। स्टेम, ठीक है, यस मतलब क्या होता है, टी मतलब क्या होता है, ई मतलब क्या होता है, एम मतलब क्या होता है। यस से साइंस है, यहाँ पे साइंस, ठीक है। और टी से मतलब होता है टेक्नोलॉजी। टी से क्या होता है? टेक्नोलॉजी। ई से होता है इंजीनियरिंग, ठीक है। उसी तरह से एम से होता है मैथ। बस इसका ये मतलब हुआ, स्टेम का मतलब हुआ। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, मास्टर कार्ड, आईआरसीटीसी और वीजा। तो मास्टर कार्ड इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये गर्ल्स फॉर टेक स्टेम की पहल की दूसरे चरण की शुरुआत की है। 36, वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था घोषित किया है? वर्ल्ड बैंक यहाँ पे चर्चा हो रहा है। म्यांमार, बांग्लादेश या फिर नेपाल, पाकिस्तान। तो ये तो पाकिस्तान आप लोग जानते ही होंगे। ये सबसे कमजोर, दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था के रूप में इसे घोषित किया गया है। वर्ल्ड बैंक की बात हम लोग करें तो इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में की गई है। स्थापना पूछ देता है कभी कभी एग्जाम्स में। स्थापना 1944 ईस्वी में। खास करके मुख्यालय ज्यादातर पूछा जाता है, मुख्यालय, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है ये वॉशिंगटन में है, वॉशिंगटन में है, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में है। तो 1944 ईस्वी में वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई है। मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन में है। चलिए 37 नंबर सवाल देखेंगे, निम्न में से किस पेमेंट बैंक को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने की मंजूरी मिली है? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक, पेटीएम, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, फोन पे पेमेंट्स बैंक। तो ये हो जाएगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक को ये मंजूरी आरबीआई के द्वारा दी गई है, ठीक है। किस लिए? भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेजमेंट के रूप में काम करने के लिए, यूनिट के रूप में काम करने के लिए। अब यहां 38 कहता है कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? किया। बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, लाओस। तो ये श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका का 75वां स्वतंत्रता दिवस इस साल था और यह जवाहरलाल नेहरू का चित्र वाला डाक टिकट जारी किया था। क्वेश्चन 39 कहता है निम्न में से किस दिन हर वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है? 20 जनवरी, 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, सबसे पहले जन्म इनका देख लें। जन्म इनका कब हुआ था? जन्म हुआ था ये 23 जनवरी
1897 ईस्वी को, 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कहाँ हुआ था? कटक में हुआ था, जो कि अभी उड़ीसा में है। पहले ये बंगाल में हुआ करता था, ठीक है। फिर ये बटकर बिहार को जब अलग किया गया तो ये बिहार में आ गया। फिर जब बिहार और उड़ीसा दो विभक्त हुआ 1936 ईस्वी में, तो ये कटक उड़ीसा में चला गया। तो कटक में इनका जन्म हुआ है 23 जनवरी को। और किनका? 23 जनवरी को किनका? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। और किस दिवस इसका स्वरूप क्या है, किस रूप में मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस के रूप में। पराक्रम दिवस, कभी कभी पराक्रम दिवस ही डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो आपको बताने 23 जनवरी, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। क्वेश्चन करता है संयुक्त समुद्री अभ्यास वरुण है हाल ही में भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? तो अमेरिका, रूस, फ्रांस और यूएई। तो वरुण जब भी होता है तो ये फ्रांस के मध्य होता है, जब भी होता है तो फ्रांस के मध्य होता है, ठीक है। और ये नौसेना अभ्यास है, ये भी आपको याद रखने हैं, नौसेना अभ्यास है ये वरुण, ठीक है। 41 नंबर सवाल, निम्न में किस देश के मिशेल सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर, नाम है मिशेल सेंटेलिया, मिरर टाइपिंग किताब बनाया है, एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये मिरर टाइपिंग जो किताब बनाया है ये 81 किताबों का संकलन है, ऐसा 81 किताबों का संकलन है ये, ठीक है। संकलन, प्रतिरूप कह सकते हैं, प्रतिलिपि कह सकते हैं। जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, इटली है या फिर स्पेन है। तो ये जो मिशेल सेंटेलिया है ये इटली का रहने वाला है, जो कि आप यहां देख रहे हैं मिरर टाइपिंग किताब बनाया है। 81 किताबों का ये संकलन है, प्रतिलिपि है, जिसमें से आप जानते होंगे भारत के जो 4 वेद हैं, चारों वेदों का संकलन भी इसमें है। बाइबिल जो है, कुरान जो है, इतनी बड़ी बड़ी किताबों का भी इसमें संकलन किया गया है, और वो भी उल्टा टाइप करके। हम लोग जो टाइप करते हैं इस तरह से, ये उल्टा टाइप किया है, यानी कि सारा चीज ये उल्टा टाइप किया है, मिरर टाइपिंग के जैसा, यानी कि उल्टा। मिरर क्या बताता है? उल्टा बताता है किसी भी चीज का। तो ये उल्टा मिरर टाइपिंग किताब बनाया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये शामिल किया गया है। आगे देखेंगे 42 नंबर, निम्न में किस दिन अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है या मनाया गया? तो 21 जनवरी, 26 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, ये 4 ऑप्शन हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ये मनाया जाता है 26 जनवरी को, यह मनाया जाता है 26 जनवरी को। हालांकि ये बहुत दिनों से 1966 से ही मनाया जा रहा है, और खास करके यूरोपीय देश सबसे पहले इसे मनाते थे, जो कि अब सभी देश मनाने लगे 26 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में, ठीक है। 43 नंबर देखेंगे, भारत और निम्न में से किस देश ने हाल ही में सांस्कृतिक सहयोग के लिए 5 वर्षों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? कतर है, मिस्र है, बांग्लादेश और श्रीलंका, 4 ऑप्शन हैं। तो ये भारत और किस देश में सांस्कृतिक सहयोग के लिए? तो ये बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ ये 5 वर्ष का समझौता किया गया है। क्वेश्चन होगा 44, वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। इस बार ये अवार्ड कुल कितने लोगों को दिया गया है? तो 56 है, 76 है, 106 है, 151। आसान है, ये आप लोग पढ़े होंगे। 106 करंट आप लोग पढ़े होंगे, 91, उसके बाद 6, बाकी 9, 3 कैटेगरी में दी गई है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारी चीजें आप लोग को जानने वाली योग्य चीजें हैं। 45, भारत की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन इन कोवैक को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? ये नेजल वैक्सीन है जो नाक से लिया जा सकता है, और किसके लिए? कोविड-19 के लिए है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक, सिनोवाक या फिर स्पुतनिक। तो ये भारत बायोटेक हो जाएगा। भारत की ये पहली नेजल कोविड-19 है कि ये नेजल वैक्सीन है ये। 46 देखेंगे, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अगस्त में किस देश में आयोजित किया जाएगा? ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास, ठीक है। तो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो होगा ये दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होना है, जोहान्सबर्ग में होना है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित होगा, ये हो गया 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ब्रिक्स मतलब होता क्या है, थोड़ा सा आप लोग यहां पे जान लें। ब्रिक्स 2006 में इसकी स्थापना हुई है, स्थापना भी आप लोग जान लें। स्थापना जो हुई है ये 2006 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है, ठीक है, ब्रिक्स की। पहले यह ब्रिक हुआ करता था, पहले ये ब्रिक हुआ करता था, उसके बाद यस जुटा, तो बी मतलब ब्राजील हो जाता है, ब्राजील यहां पे हो जाएगा, ब्राजील, ठीक है। रसिया हो जाएगा यानी कि रूस हो जाएगा, आई फॉर इंडिया होगा यानी कि भारत हो जाएगा, और सी मतलब चाइना यानी कि चीन हो जाएगा, और एस मतलब साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा।
दक्षिण अफ्रीका हालांकि बाद में जुड़ा है, ठीक है, बाद में जुड़ा है दक्षिण अफ्रीका। तो ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन 15वां होगा ये दक्षिण अफ्रीका में होगा, ठीक है, जोहान्सबर्ग में होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है। 47 किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी भत्ता की घोषणा की है? उत्तराखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो ये छत्तीसगढ़ इसका सही जवाब हो जाएगा। पुष्कर धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 48 से तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहां मनाया गया? ऑरेंज फेस्टिवल 2023 ईटानगर, कोहिमा, धर्मशाला, अगरतला। ये 4 ऑप्शन हैं आपके। तो ये नागालैंड की राजधानी कोहिमा में मनाया गया, ठीक है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा में मनाया गया। ये तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल है जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। 49 देखेंगे, एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन निम्न में से किस शहर में होगा? हैदराबाद, बेंगलुरु, गांधीनगर, चेन्नई। तो एरो इंडिया शो 2023 का जो आयोजन किया जाएगा ये बेंगलुरु में किया गया है। बेंगलुरु में, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, करंट्स के प्रश्न है, ठीक है, तो समझना है, एक एक चीजों को आपको याद रखने हैं। आज का अंतिम सवाल देखेंगे, किस केंद्रीय मंत्री ने नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल जिसे मरीन का नाम दिया गया है उद्घाटन किया गया? एक तरह का ऐप है ये, ठीक है। अनुराग सिंह ठाकुर, हरदीप सिंह पुरी, स्मृति ईरानी, सर्बानंद सोनोवाल इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि केंद्रीय मंत्री है। और इन्होंने मरीन जिसे नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल भी कहा जाता है इसका क्या किए हैं? उद्घाटन किए हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं क्या कुछ किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक हम सुधार में हैं। और लगभग 69वां ये एपिसोड है, 69वां ये क्लास है आपके लिए। लगातार क्लास लाया जा रहा है और प्रश्नों का बौछार है, सभी जगह से प्रश्न उठाए जा रहे हैं। और बीएसएससी के लिहाज से, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के लिहाज से जो भी संभावित प्रश्न बनेंगे कोशिश किया जा रहा है कि आपको करवाया जाए, ठीक है दोस्तों। बस एक शेयर आप जरूर करें और अभी तक लास्ट तक देखे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।